साथियों, देश की आजादी को 75 साल हो रहे और 75 साल की आजादी में जो देश के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं। अगर मुल्क के हालात के बारे में हम लोग बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। और हालात तो इतने ज्यादा भी खराब हो गए हैं कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मगर उस राष्ट्रपति को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के हालात हैं, खराब है। देश में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। लेकिन आज कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी विकास के नाम पर और कभी औद्योगिकरण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जा रहा है और गोलियों से मारा जा रहा है। आदिवासियों के भी हालात देश में खराब है। देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का देश में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लिंगायतों के ऊपर हमले हो रहे, क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हो रहे, बुद्धिस्टों के जो ऐतिहासिक विरासत है उस पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया हुआ है। और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 75 साल में मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी देशद्रोही कहा गया। और हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आजकल चौराहे पर किसी मुसलमान को पीट लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। इतने ज्यादा हालात माइनॉरिटीज के खराब है। और देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे ओबीसी कहा जाता है, जिसका मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हुई। सवाल उठता है कि देश में जो 85 से 90% लोग हैं, देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी आबादी देश में ज्यादा है, आजादी के 75 साल में उनके हालात क्यों खराब किए गए हैं? उनके ऊपर जुल्म ज्यादती क्यों हो रही है? उनके ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। और अगर इस बात को जानना और समझना है तो सबसे पहले इस बात को जानने समझने की जरूरत है कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल भी बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों से पहले इस देश में यूरेशिया से चल के ब्राह्मण भारत में आए और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, धन संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित किया, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से वंचित किया। और ऐसे ऐसे खतरनाक कानून बनाए कि अगर शूद्रों के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, आंख फोड़ देनी चाहिए, अंधा कर देना चाहिए। और अगर शूद्र ब्राह्मण के बराबर बैठ जाए तो उसके पिछवाड़े का मांस काट कर निकाल लेना चाहिए। इतने खराब कानून, इतने भयंकर कानून अंग्रेजों ने नहीं बनाए, मुगलों ने नहीं बनाए, लेकिन जिन्होंने इतने भयंकर कानून बनाए, अभी आजादी के 75 साल में भी हम उनसे आजाद नहीं हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को ज्योतिबा फुले समझते थे, इस बात को छत्रपति साहू महाराज समझते थे, इस बात को बाबा साहब अंबेडकर समझते थे। इसीलिए 1848 में जब ज्योतिबा फुले ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू किया तो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई शुरू किया। और उन्होंने हमारे लोगों को कहा, हमारे लोगों को ज्योतिबा फुले ने कहा, जब तक अंग्रेज भारत में है तुम्हारे पास अवसर है, ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ, नहीं तो अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मण इस देश पर कब्जा कर लेंगे और हमारे लोगों को गुलाम बना लेंगे।
क्या हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद? जो ज्योतिबा फूले कहते थे वही बात तो सही हो गई। छत्रपति साहू महाराज ने तिलक को कहा था, जब तिलक ने साहू महाराज को कहा था कि आप आजादी की लड़ाई में आ जाओ, तो साहू महाराज ने तिलक को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा तो तुम हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे? मैं समझ सकता हूं, मैं नहीं आता तुम्हारी लड़ाई में। ज्योतिबा फूले नहीं गए अंग्रेजों के खिलाफ, साहू महाराज नहीं गए अंग्रेजों के खिलाफ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए, कहे डॉक्टर अंबेडकर आप तो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजों को देश से भगाना है, लड़ाई में शामिल हो जाओ। बाबा साहब ने शामिल होने से मना किया और सवाल खड़ा कर दिया कि यह देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है। साथियों, देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन जो देश के लोग हैं, देश का जो मूल निवासी है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो इस देश के असली मूल निवासी हैं, वो आज तक आजाद नहीं हुए और उनको उनका हक अधिकार नहीं मिला। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान हो गया। अब आप कहेंगे कि पटेल जी आप तो कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों के हम गुलाम हो गए, तो आप बोल कैसे रहे हैं और हम सुन कैसे रहे हैं? तो साथियों, ये जो अधिकार मिला है ये 15 अगस्त की आजादी से नहीं मिला है, ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान की वजह से अधिकार मिला है। और ये जो संविधान आया ये फूले साहू अंबेडकर के 108 साल के संघर्ष की वजह से आया। इस संघर्ष में ज्योतिबा फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा, माता सावित्रीबाई फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा, छत्रपति साहू महाराज की हत्या हो गई और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे गवा दिए और बाद में बाबा साहब अंबेडकर की भी हत्या हो गई। इतने संघर्ष के बाद में ये संविधान आया और इसकी वजह से हमको ये अधिकार मिले हैं। और जब बाबा साहब अंबेडकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तब जो हमारे ओबीसी समाज के लोग थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो गांधी जी ने समझा दिया था कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। तो जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो ओबीसी समाज के लोग थे, वो गांधी जी के पीछे पीछे घूम रहे थे, गांधी जी के पीछे पीछे घूम रहे थे कि गांधी जी हमको आजादी दिलवा देंगे। लेकिन जब आजादी लेने का मौका आया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, बहुमत सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला और गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। किसी मामले में सरदार पटेल नेहरू से कम नहीं थे, किसी भी मामले में कम नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में बैरिस्टर थे, उम्र के मामले में भी ज्यादा थे, अनुभव के मामले में भी ज्यादा थे। और देश भर में किसानों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का अगर काम किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी कि अगर उन्हें सरदार नहीं मिलते तो सफल नहीं होते। बस एक समय भूल गए, जब सरदार को प्रधानमंत्री बनाना था तब गांधी जी ये बात भूल गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जबरदस्ती से देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का काम किया। क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने यह तय किया था कि आजादी की लड़ाई में शेड्यूल कास्ट का भी समर्थन लेना है, आदिवासी का भी समर्थन लेना है, ओबीसी का भी समर्थन लेना है, माइनॉरिटी का भी समर्थन लेना है, समर्थन सबका लेना है। लेकिन जब अंग्रेज चले जाएंगे तो देश पर कब्जा केवल ब्राह्मणों का कराना है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी को एक भी टिकट संविधान सभा में नहीं दिया और जब ओबीसी के लोग संविधान सभा में नहीं थे तो संविधान सभा में ओबीसी की लड़ाई होती कैसे? संविधान सभा में ओबीसी की लड़ाई हो नहीं पा रही थी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर ओबीसी की लड़ाई लड़ने का काम किया और आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए भारतीय संविधान में लिखने का काम किया। और जब आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा तो नेहरू को कहा अब पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बनाओ, तो नेहरू ने कहा, नेहरू ने आयोग नहीं बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
आज पिछड़ों के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। आपके गुजरात के नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। लेकिन जब पिछड़ों के हक अधिकार का मामला आता है तब ना वो पिछड़े रहते हैं, न चाय बेचने वाले रहते हैं, न ओबीसी रहते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू का साथ पिछड़े वर्ग के लोगों ने दिया, गांधी जी का साथ ओबीसी के लोगों ने दिया। लेकिन जब अधिकार देने का मामला आया तो न गांधी जी ने अधिकार दिया, न नेहरू ने अधिकार दिया। अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने लड़ने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ने का काम किया। ये बात भी हर ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे उस समय कोई नहीं बोल रहा था, वैसे आज भी कोई नहीं बोल रहा है। जब गांधी जी ने आमरण अनशन करके बाबा साहब अंबेडकर को पुनः पैक्ट करने के लिए मजबूर किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि ये जो पुनः पैक्ट हुए हैं, जो पुनः पैक्ट हुआ है, इससे शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटों से जो चुन के जाएंगे वो दलाल पैदा होंगे, बड़ुए पैदा होंगे, चमचे पैदा होंगे और कुत्ते पैदा होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने ये भी लिखा, ये जो कुत्ते पैदा होंगे ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं होंगे, ये काटने वाले कुत्ते नहीं होंगे, ये मालिक के सामने दुम हिलाने वाले और मालिक के तलोए चाटने वाले कुत्ते होंगे। इसलिए कोई शेड्यूल कास्ट का विधायक, कोई सांसद संसद और विधानसभा में जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो बोलने का काम नहीं करता। अगर कोई बोलता है, पूरे भारत में एक नाम है, वो नाम है वामन मेश्राम साहब का। पूरे देश भर में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। शेड्यूल कास्ट के ऊपर तो पुनः पैक्ट लागू हो गया, इसलिए शेड्यूल कास्ट के सांसद विधायक गुलाम हो गए। लेकिन ओबीसी के ऊपर कौन सा पुनः पैक्ट लागू हो गया? ओबीसी के सांसद विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ओबीसी के ऊपर भी पार्टी अनुशासन के नाम पर पुनः पैक्ट लागू कर दिया गया और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी को गुलाम बना लिया गया, सभी के प्रतिनिधियों को गुलाम बना लिया। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये हिम्मत नहीं है, नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है। वो जानवरों की गिनती कर सकते हैं मगर पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, ओबीसी समाज की गिनती नहीं कर सकते। वोट लेने के लिए वो ओबीसी हो जाते हैं लेकिन गिनती करने के लिए ओबीसी नहीं होते। ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सा देने के लिए ओबीसी नहीं होते। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को नरेंद्र मोदी ने रोक दिया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया कि नरेंद्र मोदी दिखेगा तो ओबीसी का वोट मिलेगा, अगर नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा तो ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा। तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी नाम का मुखौटा लगाया। हम देखते हैं तो मोदी दिखते हैं, लेकिन पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण सारा का सारा सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर लड़ाई लड़ रहे थे तब भी विधायक सांसद नहीं बोलते थे, बाबा साहब अंबेडकर लड़ाई लड़ते थे। और आज जब मेश्राम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं तब भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का कोई विधायक सांसद बोलने के लिए नहीं तैयार है। अब भी केवल मेश्राम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, इस बात को हम लोगों को जानना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको हक अधिकार दिए, चाहे वो पढ़ने का अधिकार हो, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, या फिर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा, फिर राजा कहां से आएगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने व्यवस्था दिया, अब प्रजा अपने लिए राजा खुद ही तय करेगी कि उसका राजा कौन होगा। उसके लिए चुनाव होगा और चुनाव में वोट पड़ेगा। पहले हमारे लोग जागृत नहीं थे, हमारा वोट लेकर के ये सरकार बना लेते थे। अब जागृत हो गए तो ये वोट की चोरी के लिए ईवीएम मशीन लेकर के आए हैं। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं, कोई नेता की हिम्मत नहीं है ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन चलाए, ईवीएम मशीन के खिलाफ बोले। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रोना रो रहे थे कि ईवीएम में घोटाला हो गया, लेकिन आंदोलन के नाम पर चुप हो गए क्योंकि डर पैदा हो गया कहीं पिताजी मुलायम सिंह यादव को जेल न भेज दिया जाए। तो ये जो डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस देश में निडर होकर के लड़ाई लड़ने का काम मेश्राम साहब कर रहे हैं।
और जो फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन था उसको आज की तारीख में चलाने का काम देश भर में अगर कोई कर रहा है तो मेश्राम साहब कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है और देश की परिस्थितियों को भी समझने की जरूरत है। आज प्राइमरी स्कूल को चौपट कर दिया गया है, प्राइमरी एजुकेशन को बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा किया जा रहा है कि हमारे लोगों की पहुंच के बाहर हो जाए। पहले मनुस्मृति में लिखा था शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है लिख नहीं सकते कि पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ ना पाए। समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दिया, आरक्षण से हमारे लोग नौकरी में जाते थे। 14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर आए तो कहा देश नहीं बिकने दूंगा, तो देश भर के लोगों ने सोचा लग रहा है देश अमेरिका को बैनामा होने वाला था, मोदी जी आ गए हैं अब बच जाएगा, तो मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो क्या कहा, देश नहीं बचने दूंगा। पहले वोट लेना था तो कहा देश नहीं बिकने दूंगा, और जब देश के प्रधानमंत्री हो गए कहा देश नहीं बचने दूंगा। कसम खा लिया जब तक देश की एक एक संपत्ति अडानी और अंबानी को नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। रोज बेचने का काम चल रहा है, रोज बेचने का काम चल रहा है। आज ये रेलवे स्टेशन बिक गया, कल हो एयरपोर्ट बिक गया, परसों वो कंपनी बिक गई, नरसों वो बिक गया, रोज बेचने का काम चल रहा है। और शर्म की बात तो ये है कि मोदी का मंत्री कह रहा है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, मतलब हम खुले आम बेचेंगे, सब बेचेंगे, और जब सब बिक जाएगा तो आरक्षण कहाँ होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी सबकी इच्छा होगी उनको सरकारी नौकरी मिले, उनके बेटे बेटी को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन जब कुछ सरकारी बचेगा तब सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी विभाग ही नहीं होंगे, सरकारी कुछ होगा नहीं, तो सरकारी नौकरी भी नहीं होगी। आपका वोट का अधिकार ईवीएम से छीना जा रहा है, आपकी शिक्षा नई शिक्षा नीति से छीनी जा रही है, और आपका आरक्षण प्राइवेटाइजेशन से छीना जा रहा है। अगर ये छीन लिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया तभी वो चेतावनी दिए थे, और उन्होंने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग बुरे हो तो संविधान बुरा ही साबित होगा। तो आज लागू करने वाले जो लोग हैं वो मनुवादी लोग बैठे हैं, ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं, वो संविधान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के अनुयायियों की है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आज से हम लोगों को शपथ लेना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपके संविधान पर जो हमला हो रहा है, आपके लोकतंत्र पे जो हमला हो रहा है, अगर देश भर में उसकी लड़ाई मेश्राम साहब लड़ रहे हैं तो यहाँ पर उसकी लड़ाई हम लोग मेश्राम साहब के दिशा निर्देश में लड़ने का काम करेंगे और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। आप ऐसा करेंगे, इतना ही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય ચૌધરી વિકાસ પટેલ સાહેબનો કે તેમણે ખૂબ સરસ વાત કરી। હવે હું જે મહિલાઓના નામ લેવું તેઓ અહીંયા આવશે અને આપણે જે જન આંદોલન નિર્માણ નિધિ માનનીય વામન મેશ્રામ સાહેબને આપવા જઈ રહ્યા